नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून, जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे हैं। सविता कपूर जी, एसके अवस्थी जी, महानिदेशक वन विशेष सचिव पर्यावरण भारत सरकार, प्रमुख सचिव वन और पर्यावरण शासन श्री समीर सिन्हा जी, प्रमुख लोक संरक्षक उत्तराखंड, यहाँ हमारे श्री संतोष तिवारी जी, सुदीप कुमार जी, उपाध्याय जी, श्री शंकर जी, ओपी चंदनी जी, पुलिस महानिदेशक श्री दिशम सिंह जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी अधिकारी पूरे देश यहाँ पर आए हुए सभी हमारे वन विभाग के प्रमुख और मुख्य वन संरक्षक सभी वन विभाग के अधिकारीगण और पूरे देश भर से आए हुए वन पर्यावरण क्षेत्र में अपना योगदान देने वाले ऐसे हमारे सभी वन विभाग के अधिकारीगण, खिलाड़ीगण एवं खेल मैं देवभूमि उत्तराखंड, मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सबका ये हमारे लिए अपने गर्व का विषय है कि 28वीं अखिल भारतीय वन खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिता की मेजबानी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार के वन विभाग के मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का और पूरे वन विभाग की टीम का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आदरणीय प्रधानमंत्री का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही मैं इस अवसर पर सभी आयोजकों को वन विभाग के सभी अधिकारियों इस शानदार आयोजन को मैं बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रतियोगिता में रहने वाला देश के सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के सभी 42 के लगभग 3,990 से भी अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही इसमें 700 से अधिक महिला खिलाड़ी भाग ले रही हैं। मैं आप सभी प्रतिभागियों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और कामना करता हूँ कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से अपने अपने राज्यों का नाम रोशन कर खेल जगत में एक नई पहचान करेंगे। साथियों, खेल केवल शारीरिक तंदुरुस्ती का माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के समग्र विकास का भी आधार है। खेल हमें अनुशासन सिखाते हैं, टीम वर्क की भावना को मजबूत करते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। यही खेल भावना में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए और देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाने का संबल प्रदान करती है। साथियों, आप सभी के कंधों पर देश की अमूल्य वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपके प्रयासों से हमारे जंगल हरे भरे रहते हैं, वन्य जीव सुरक्षित रहते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संतुलन का भी बना रहता है। इसलिए मेरा मानना है कि आप सभी का फिट रहना बहुत आवश्यक है। जैसा हम सब ने देखा अभी जब आप यहाँ इस मंच के सामने से निकल रहे थे, आप सबके द्वारा अपनी अपनी टीमों के साथ यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया जा रहा था, तो हमने देखा कि एक से बढ़कर एक फिटनेस के अगर ब्रांड एम्बेसडर कोई है तो मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप सबके सब हमारे फिटनेस के एम्बेसडर हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व
और मार्गदर्शन में हमारी सरकार उत्तराखंड प्रदेश के अंदर खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ साथ वन संपदा के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी निरंतर प्रयासरत है। हमारी सरकार के द्वारा राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान के अंतर्गत 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों स्थापित करने की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। वही राज्य के खेल विद्यालय की स्थापना करने के साथ साथ महिलाओं को खेल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महिला स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना भी हम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आउट ऑफ टर्म की नियुक्तियां भी हम प्रदान कर रहे हैं। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए के सम्मान कर उनकी प्रतिभा और उनके परिश्रम का सम्मान कर रही है। साथ ही में हमने देश का गौरव बढ़ाने वाली वर्ल्ड कप में महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हमारे भारत की बेटी इसका 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, इसी वर्ष हमने राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य सफल आयोजन कर उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने पहली बार 103 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। हमने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजन किया, जिसमें उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां जैसे पदक, ट्रॉफियां और सजावटी वस्तुएं ई-बोर्ड की वेस्ट और रिसाइकलिंग मटेरियल से तैयार की गई। इसके साथ ही हमने इसी स्टेडियम परिसर में 2.77 हेक्टेयर भूमि को खेल के रूप में भी विकसित किया है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 12 प्रस्ताव सामने आए हैं। जी हां, आपको बताते चले, सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने दी मंत्रिमंडल बैठक के निर्णयों की जानकारी। शहरी विकास निदेशालय में पीएमयू के गठन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। वित्त विभाग में टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा की भी होगी गारंटी। कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग के तहत सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन को मिली मंजूरी। सूचना प्रौद्योगिकी विंग के लिए 2 कंप्यूटर प्रोग्रामर और 2 कंप्यूटर सहायक पद को मिली मंजूरी। उत्तराखंड बजट राज कोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के ढांचे में संशोधन पर लिया निर्णय। आउटसोर्स के जरिए एक अतिरिक्त चालक को रखने पर मिली सहमति। कार्मिक विभाग के तहत दैनिक वेतन संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण के लिए कट ऑफ डेट के लिए समिति का होगा गठन। प्रदेश में आई आपदा में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 5 लाख देने पर बनी सहमति। इसके साथ ही क्षतिग्रस्त पक्के आवासीय मकानों के लिए 5 लाख की सहायता राशि देने का लिया गया निर्णय। नियोजन विभाग के तहत उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए बनेगी आईडी। केंद्र पोषित बागवानी मिशन योजना अंतर्गत केंद्रांश के रूप में प्राप्त अनुदान सहायता की धनराशि का मधुग्राम योजना से होगा भुगतान। उत्तराखंड में लागू होगी देवभूमि परिवार योजना। देवभूमि परिवार योजना के तहत बनेगा आईडी बनेगी। उपनल कर्मचारियों की मांग पर कैबिनेट ने बनाई समिति। कैबिनेट की बनाई गई उप समिति 2 महीने के भीतर कमेटी देगी रिपोर्ट। उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों के लिए करेगा नियुक्ति। भारत विदेश मंत्रालय में उपनल करेगा रजिस्ट्रेशन। पहला बिंदु ये शहरी विकास विभाग का था, जिसमें 15वें वित्त आयोग में एक व्यवस्था थी कि स्थानीय निकायों में लोक स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न नीतियों को लागू करने के संबंध में इसमें एक शहरी विकास विभाग का प्रस्ताव था कि एक इसमें पीएमयू का गठन किया जाए, जिसका मुख्य उद्देश्य होगा कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी जो भी कार्य करते हैं उनका पर्यवेक्षण करना, केंद्रीय वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जो भी लोक स्वास्थ्य हेतु जो धनराशि प्राप्त होती है उसकी मॉनिटरिंग करना और नागरिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित मानव संसाधन उपलब्ध कराए जाना और उनको यथोचित प्रशिक्षण देना और स्वास्थ्य संबंधी जो शहरी निकायों के अंतर्गत जो स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाएं हैं उनका पर्यवेक्षण करना। इसके लिए शहरी विकास निदेशालय में एक पीएमयू के गठन का उनका प्रस्ताव था, जिसमें 4 अधिकारी इसमें लेने हैं। इनको कुछ प्रतिनियुक्ति से हैं और कुछ आउटसोर्स के माध्यम से हैं। तो उसकी आज सहमति माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई।
मत था, ये वित्त विभाग का मत था। इसमें जो हम लोग टेंडर आदि की व्यवस्था करते हैं उसमें बिड सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारंटी या एफडीआर लिए जाने की अभी तक व्यवस्था थी। तो इसमें भारत सरकार के ये निर्देश आए थे कि इसमें इंश्योरेंस सिक्योरिटी बॉन्ड ये लिए जा सकते हैं बिड सिक्योरिटी के रूप में। तो उसको भी उसी के संबंध में आज इनका वित्त विभाग का प्रस्ताव था, जिसमें मंत्रिमंडल के द्वारा सहमति दी गई। ये तीसरा मत ये भी आपका वित्त विभाग का ही मत था, जिसमें उत्तराखंड बजट राजकोषीय नियोजन और संसाधन निदेशालय के विभागीय ढांचे में आउटसोर्स के आधार पर एक अतिरिक्त वाहन चालक को रखने की इनका निवेदन था, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा सहमति दी गई। अगला मत ये गृह विभाग का मत था, जिसमें उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विंग के गठन के बारे में बात की गई थी। क्योंकि जैसे आपको विदित ही है कि अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अधिकतर काम डिजिटाइज्ड फॉर्म में और ऑनलाइन रूप में किए जाने हैं। तो इसके लिए 2 प्रोग्रामर के पद और 2 सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद सृजन का प्रस्ताव था, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल के द्वारा सहमति दी गई। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय ये भी था कि जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है, जिसमें कि उपनल के जो कार्मिक हैं उनको उनका मिनिमम वेतनमान देना और डीए देने के बारे में बात की गई है। उसमें बहुत गहनता से विचार विमर्श किया गया और चूंकि इसमें कई हितधारक हैं और कई तरह की और इश्यूज भी हैं, तो उस पर विचार विमर्श करते हुए और समस्त हितधारकों से बात करते हुए उस पर निर्णय करने के लिए एक माननीय मंत्रिमंडल की सब कमेटी बनाने का इसमें निर्णय लिया गया। वो कमेटी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसलिए अधिकृत किया गया कि वो मुख्यमंत्री जी और सब कमेटी का गठन उसमें करेंगे। उस पर भी चर्चा, उस पर महीने का टाइम फ्रेम इस सब कमेटी को दिया गया। विभाग का मत था, जिसमें दैनिक वेतन, कार्य प्रभारित, संविदा, नियत वेतन, अंशकालीन और तदर्थ रूप में नियुक्त कार्यों के विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 के प्रख्यापन के संबंध में ये था। जैसा कि आप लोगों को विदित ही है कि इसमें 2024 में एक माननीय न्यायालय का निर्णय आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि 2018 जो पूर्व की नियमावली थी उसमें 2013 की नियमावली में 5 वर्ष की व्यवस्था थी, यानी कि जो 5 वर्ष से कार्य कर रहे हैं उनको विनियमितीकरण करने की व्यवस्था थी। और 2024 में माननीय न्यायालय का ये आदेश आया था कि और 2018 के बाद से उसको 10 वर्ष उसको समझा जाएगा। तो आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय किया गया है कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका पालन किया जाए। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने रामगढ़ ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों का सघन भ्रमण और निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों द्वारा उठाए गए अवैध निर्माण, सड़क सुरक्षा और स्कूली बच्चों के परिवहन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों की जमीनी हकीकत का जायजा लिया और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि उन्हें वन पंचायत की भूमि पर गुरुग्राम स्थित कंपनी के एक बड़े बजट की होटल प्रोजेक्ट के निर्माणाधीन होने की शिकायत मिली थी। निरीक्षण में पता चला है कि वन पंचायत की 176 हेक्टेयर भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य के लिए आवश्यक अनुमति नहीं ली गई, जिसे गंभीरता से लेते हुए निर्माण स्थल पर मौजूद सभी जेसीबी मशीनों को तत्काल सीज किया गया। साथ ही अवैध निर्माण के लिए संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ आवश्यक चालान काटे गए। सतौली में खड़े हैं और यहाँ पे कुछ स्थानीय लोगों की शिकायत मेरे पास आई थी कि यहाँ पे जो वन पंचायत की जमीन है उसके ऊपर बड़े पैमाने पे प्राइवेट लोगों ने कुछ कब्जा किया हुआ है। तो आज मौके पे इसको देखने आए थे और नक्शा भी हमने यहाँ पे राजस्व का नक्शा और वन पंचायत का नक्शा और फॉरेस्ट के पिलर्स इनको देखा और इससे क्लियर हुआ कि यहाँ पे 175 बल्कि 176 हेक्टेयर जमीन है जो वन पंचायत के अधीन होनी चाहिए, जो कि मौके पे नहीं मिल रही। तो आज सभी डिपार्टमेंट्स को, जिसमें रेवेन्यू भी हैं, फॉरेस्ट के लोग भी हैं, वन पंचायत हैं, आपसे कहा गया है कि नए सिरे से अपने नक्शों को देखते हुए उसमें पुराने जो फॉरेस्ट पिलर्स हैं उनका मिलान करते हुए वन पंचायत की जो 176 हेक्टेयर जमीन है इसको सबसे पहले अलग करें, ताकि इसमें वन पंचायत की जो एक्टिविटीज हैं वो हम कर सकें और कोई इस पे अनऑथराइज कब्जा किसी प्रकार का ना कर सके। और पटरी व्यापारियों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा अनशन की चेतावनी के बाद आज प्रशासन की टीम द्वारा माल रोड में पटरी व्यापारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे 15 दिनों के भीतर पूरा करने की बात की जा रही है। मसूरी माल रोड पर विगत कई वर्षों से पटरी व्यवसाय कर अपना जीवन यापन कर रहे लोगों पर एक बार फिर रोजगार का संकट गहरा गया है। नगर पालिका द्वारा स्पष्ट किया गया है कि माल रोड पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसकी जद में लगभग 150 से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि नगर पालिका द्वारा अभी तक इसके विस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विगत दिवस मसूरी आए पटरी व्यापारियों की समस्याओं को सुना था। इसके बाद उन्होंने माल रोड पर अनशन की बात की थी। इसके बाद शासन प्रशासन हरकत में आ गया है। उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने बताया कि टीबीसी कमेटी का गठन किया गया है और पात्र लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है, जो कि 15 दिनों के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि यदि उत्तराखंड के लोगों के हितों पर चोट की जाएगी तो वह इसके विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पटरी व्यापारियों की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी और किसी भी सूरत में उन्हें बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। वो सिग्नल करो भाई, लगाओ और ठीक ठंड के दिन करना यहाँ, ताकि सर हमको ठंड लगती है नहीं लगती, लेकिन सरकार को ठंड लगनी चाहिए। विपक्ष है, हम विपक्ष से यदि कहीं अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, लड़ना हमारा फर्ज है। बाकी जिनको लोगों ने चुना है वो क्या करते हैं ये उनका चरित्र बताएगा। हमारा चरित्र इस बात से निर्धारित होगा कि हम जनता के साथ खड़े हैं या नहीं। पूर्व में भी हरीश रावत जी यहाँ आए थे, उनके द्वारा मेरे को आदेश भी हुआ था और सलाह भी दी गई थी कि अगर पटरी व्यापारियों के साथ कुछ भी अनदेखी होती है और अगर हमारे, क्योंकि इसीलिए हमने उत्तराखंड राज्य बनाया है कि हमारा जो गरीब तबका है उसको कहीं भी नुकसान ना पाए, वो अपनी रोजी रोटी का पालन कर पाए। और कहीं ना कहीं जब मसूरी से जो पटरी व्यापार है जो आज से नहीं लगभग 25 सालों से यहाँ पर माल रोड पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें चिन्हीकरण का जो प्रोसीजर है उसको साफ पारदर्शिता से ना होने के कारण वो संख्या बढ़ती चली गई और चिन्हीकरण समय समय पर होता रहा, लेकिन वो एक संपूर्ण चिन्हीकरण आज तक मसूरी पटरी को नहीं मिल पाया, जिससे संख्या बल बढ़ चुका है। लेकिन मेरा नगर पालिका से अभी भी अनुरोध है कि धरना प्रदर्शन करने के लिए नामंजूर करें और एक अच्छी पॉलिसी और एक अच्छी योजना बनाकर, और इन जो पटरी आप हटाने की बात कर रहे हैं पहले उनका विस्तार। हमारी जो टीवीसी की बैठक हुई थी पिछले महीने में, तो उसमें ही डिसाइड हुआ था कि जो हमारे सारे स्ट्रीट वेंडर्स, हमारे फड़ व्यवसायी हैं, उनका सत्यापन किया जाएगा कि कौन यहाँ के निवासी हैं और किनकी वास्तविकता में जरूरत है, जिनके पास की जीवन यापन का कोई अन्य साधन नहीं है। तो उसी क्रम में एक जो संयुक्त टीम जो टीवीसी की बैठक में डिसाइड की गई थी, जिसमें पालिका के प्रतिनिधि, पुलिस से होंगे, प्रशासन से होंगे, इवन फड़ व्यवसायी के जो लोग होंगे,
तो उन सभी की एक संयुक्त टीम जो है वो उन्होंने सत्यापन का कार्य स्टार्ट किया है और जल्द ही इस सत्यापन के कार्य को पूरा कर लिया जाएगा ताकि हमारे पास चिन्हित हो सके कितने हमारे पास फड़ व्यवसायी हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे वेंडिंग जोन्स बनाकर इनको व्यवस्थित किया जाएगा। बिल्कुल ये उनको हमारा ये जो एक्ट भी यही कहता है कि उनको वेंडिंग जोन्स में शिफ्ट, जब हम उनको वेंडिंग जोन देते तब उनको वहां से इविक्ट किया जाए, तो वही चीज यहां भी की जाएगी कि जैसे वेंडिंग जोन चिन्हित होते हैं उनको हटाया जाएगा, लेकिन तब तक हमें इनको व्यवस्थित तौर पर रखना है। जैसा कि अभी थोड़ा विदित भी हुआ है कि इनका समय काफी बढ़ गया और कभी अन्य जगहों पे, तो उसके लिए अब लगातार कार्रवाई की जाएगी कि चिन्हित जगहों पे ही ये। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर बीजेपी तंज कसती हुई नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तंज कसा है। कांग्रेस हाईकमान ने पूर्व विधायक गणेश गोदियाल को एक बार फिर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के मुख्य विपक्षी दल को दी बधाई। गणेश गोदियाल बीजेपी के लिए कोई नया चेहरा नहीं। गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह पहले भी रह चुके हैं अध्यक्ष। मैं उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देता हूं। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में वो सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले ही अध्यक्ष थे। ऐसी है प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ है। इसलिए हमें कांग्रेस के संगठन से, पार्टी के कार्यक्रमों संगठनों को फर्क पड़ता नहीं। इतना जरूर अपेक्षा करेंगे। गणेश गोदियाल अध्यक्ष बने हैं तो अभी तक कांग्रेस जिस दिशा में चली है उससे थोड़ा अच्छी दिशा की ओर आए। केंद्र प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार विकास कार्यों की सराहना होनी चाहिए और अच्छे कामों का विरोध करने का सिलसिला कांग्रेस के अंदर अभी तक बना रहा, उसमें थोड़ा मुझे उम्मीद है कि कुछ ब्रेक लगेगा। लेकिन अगर गणेश जी ने भी उसी पटरी पर कांग्रेस चलाई जिस पटरी पर कांग्रेस पिछले 60 वर्षों से चली आ रही है, तो कांग्रेस हर्ष इससे भी बुरा होगा। आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने किया पौराणिक का भीमगौड़ा कुंड क्षेत्र का निरीक्षण। वहीं डीएम ने कुंड के सौंदर्यीकरण के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों से स्थल के रखरखाव, सफाई व्यवस्था के साथ ही विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने जिला विकास प्राधिकरण के सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि कुंड परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार की जाए ताकि इस धार्मिक एवं पौराणिक स्थल को धार्मिक पर्यटक की दृष्टि से आकर्षक रूप प्रदान किया जा सके। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण कार्य इस धरोहर के महत्व को अनुरूप किए जाए और आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कुंड परिसर एवं उसके आसपास से अतिक्रमण को तत्काल हटाने और अव्यवस्थित पोस्टर, बैनर और अवैध होर्डिंग्स तत्काल हटाने के निर्देश नगर निगम के अधिकारियों को दिए। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके और क्षेत्र की सफाई व्यवस्था में भी और सुधार लाया जाए। उन्होंने कुंड में पानी की प्रतिदिन आपूर्ति के लिए मां गंगा से कुंड तक पानी पहुंचाने वाले नाले के मुहाने का निरीक्षण करते हुए पानी उपलब्धता के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। ज्योतिर्मठ प्रखंड के सीमांत धौली गंगा घाटी से लेकर जोशीमठ नगर क्षेत्र तक भालुओं का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी दहशत है। भालू के बेखौफ घूमने से न केवल काश्तकारों को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि अब ये जानवर नगर के सघन आबादी वाले क्षेत्रों में घुसकर लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि सांझ ढलते ही भालू ज्योतिर्मठ नगर के वार्ड में नियमित रूप से पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। लोगों का आरोप है कि पार्क प्रशासन इन भालुओं को आबादी वाले इलाकों में बाहर निकालने में पूरी तरह विफल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भालू बेखौफ होकर जुम्मा झेलम से लेकर जोशीमठ नगर के बीच उधम मचाते हुए नुकसान कर रहे हैं और पार्क प्रशासन लाचार हालत में है। पार्क के क्यूआरटी टीम के भरोसे और केवल पटाखे फोड़ने जैसे उपाय इन भालुओं पर कोई असर नहीं कर रहे हैं। नशा बिक्री के लिए चर्चा में रहने वाले सरबहारा नगर काले की ढाल पर जब से पुलिस पिकेट लगी है तब से नशा तस्करों की शामत आ गई है। सपेरा बस्ती में रहने वाले नशा तस्कर ठंडे पड़े हैं। नशा तस्करी और बिक्री पर रोक लगाने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। इसी कड़ी में आईडीपी गेल चौकी प्रभारी विनय शर्मा ने अपनी पुलिस टीम के साथ सपेरा बस्ती का निरीक्षण करते हुए चेकिंग की। मौके पर चौकी प्रभारी ने पुराने नशा तस्करों को चेतावनी दी, यदि उन्होंने फिर से नशे का धंधा शुरू किया तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस की चेकिंग से सपेरा बस्ती में हलचल मची
रही सपेरा बस्ती के पुराने तस्कर हाथ जोड़कर पुलिस को वादा करते नजर आए कि वे अब नशे का कारोबार नहीं करेंगे। इसके अलावा चौकी प्रभारी ने पुलिस टीम के साथ मंडी तिराहे पर भी चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान का मकसद लोगों को सुरक्षा का संदेश देना रहा। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने बताया कि ऋषिकेश के कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने में लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।